सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, बज़ाहिर गैर यकीनी के बादल एकदम से छट गए। बज़ाहिर वफाक में मखलूत हुकूमत बनाना और उसे चलाना जो है आसान नजर आने लगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो तीर से शेर का शिकार करने का दावा करते करते आज शेर के सर पर वज़ारत उज़्मा का ताज देखने के मुतमन्नी हैं। और जो कभी किसी को सड़कों पर घसीटने की धमकियाँ दिया करते, आज उन्हें रियासत का सरबराह बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझौता हो गया। यही सियासत का हुस्न है, यही मारूजी हालात का जबर है जो कट्टर सियासी मुखालफिन को एक बिस्तर पे ले आता है। पाकिस्तान को थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ PDM 2 की हुकूमत के आने की पेशगी मुबारकबाद, लेकिन मुबारक सलामत के शोर में यह हकीकत जहन में रहनी चाहिए कि आने वाली मखलूत हुकूमत के झंडे तले जमा होने वाली इसकी जो मजमूए तजादाद है, इसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। मजबूरियों का रिश्ता क्या मुल्क को ऐसी हुकूमत फराहम कर सकेगा जो आज के मुश्किल तरीन माशी और सियासी हालात में मजबूत फैसले कर सके। बज़ाहिर इस वक्त सबको एक दूसरे के कहते हैं ना उनकी ज़रूरत है, सब एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। बज़ाहिर सबको एक दूसरे पे एतमाद है और बज़ाहिर इस बात का सबको एहसास है कि जी पाकिस्तान मज़ीद सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी तज़ादात एक हकीकत हैं, मुतनाज़ा इंतखाबात का बोझ भी एक हकीकत है और सामने एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ भी एक हकीकत है और उसके साथ साथ बुलंद अवामी तवक्कुआत के कोह हमालिया भी हमारे सामने हैं। तो फिर ऐसे में मामला चलेंगे तो कैसे और कब तक? इस अक़लियती हुकूमत की शेल्फ लाइफ कितनी होगी? क्या नून लीग और शहबाज शरीफ साहब ने अक़लियती हुकूमत की क़यादत का जो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है उसको उठाकर ख़ुद को मुश्किल में डाल दिया है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी बिसात पर बेहतरीन चालें चल रही है? MQM और दीगर जो जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, वो इस हुकूमत की ताकत बनेंगी या फिर कमज़ोरी? इस अहम मौजू से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साथ देंगे मारूफ सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, दो टोक और सीधी बात करने के लिए अपनी ख़ास शोहरत और शनाख्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, अपना कीमती वक्त देने का। पहली मरतबा आप बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। क्या तबसरा है आपका? ये जो नई हम आहंगी हुई है, दोबारा से मतलब टूटे हुए दिल फिर जुड़ गए हैं, किस तरह से देखते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद को? जी देखें, इत्तेहाद बामरे मजबूरी बनाया गया है। पर्ची आई और उस पर्ची के मुताबिक जो हुक्म मिला उस पर इन जमातों ने अमल दरामद किया। कांटों का ताज है इस वक्त हुकूमत लेना, वज़ारत उज़्मा लेना। कोई जमात ये नहीं चाह रही थी कि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बने और मुश्किल फैसले जो आने वाले वक्त में करने पड़ेंगे IMF से डील वगैरह, कि उन सारों का बोझ कोई भी जमात उठाने के लिए अकेले तैयार नहीं थी। और शायद यही वजह थी कि जिसकी बिना पर काफ़ी डिले हो रहा था, लेकिन फिर जोड़ दिया गया, इन सब को इकट्ठा बिठा दिया गया। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक दफ़ा फिर दोबारा प्ले में आई और सियासतदान खुद फैसला नहीं कर सके और उन्हें फैसले के लिए मजबूर किया गया। और PDM 2 हमारे सामने मौजूद है। इस PDM के बनने पर जो तहरीक अदम एतमाद थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा खुलकर बोले हैं। तो इसकी हैयत के बारे में वो तो आप किसी को मेरे ख्याल से शक नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये जो सवाल है कि अभी कल तक ये नज़र आ रहा था कि जी मखलूत हुकूमत का बनना बड़ा मुश्किल है, अभी बड़े मुज़ाकरात होंगे, फिर हमने देखा कि चुटकी बजाते में जो है मामला तय हो गए। किसने ज़्यादा कुर्बानी दी और किस सियासी जमात को ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस मखलूत हुकूमत का? क्या तज़िया कहता है आपका? इसमें मेरा ये ख्याल है जी कि एक जमात पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि अगर वो काबीना का हिस्सा नहीं बनते और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस तक अपने आप को महदूद रखते हैं तो शायद वो बोझ मुकम्मल तौर पर उन पर ना गिरे। लेकिन मेरे ख्याल से ये खाम ख्याली है। पाकिस्तान के लोग अगर तकरीबन 250 के करीब हलकों में अगर उन्हें एक जमात के पास बल्ले का निशान भी मौजूद नहीं था, मुख्तलिफ 250 निशानात थे, उसके बावजूद लोगों ने खुलकर अपने वोट के जरिए अपनी राय का इजहार किया कॉम्प्लिकेटेड माहौल में। तो हम पाकिस्तान के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो ये नहीं समझेंगे कि पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है PDM 2 का। फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून अगर वो ये तासुर देती है कि जी हमने मुश्किल फैसले करने हैं और उन मुश्किल फैसलों के अंदर हमारे पास जो मैंडेट हो, हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े रहे,
और सियासी कीमत तो एक अदा करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून ने ऑलरेडी सियासी कीमत अदा की है, पंजाब में कर रही है, और मेरे ख्याल से लास्ट लेग ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल कैरियर, ये जो सियासत हो रही है, इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विद द पीपल ऑफ पंजाब। ऑलरेडी इसके ऊपर हम रिएक्शन देख रहे हैं, जो एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिएक्शन आया है, और हत्ता कि लाहौर शहर से जिस तरह तरीके से रिजल्ट्स बदले गए हैं, वो तो यही इंडिकेट करते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक डिक्लाइनिंग फोर्स है, और इस तरह की मजीद पॉलिटिक्स करके वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा कुचा उसको भी बर्न कर लेंगे। अच्छा, तो ये इस बात का सबको एहसास है खोखर साहब कि जी मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जमातें दावा करें कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आ गए, आपके ख्याल में वाकई इस्तेहकाम आएगा? गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छटेंगे इस सूरत हाल से ऐलान के बाद गुज़श्ता रात के? एक तो मेरा ये ख्याल है जी कि कुर्बानी कोई नहीं दी, सब इक़्तिदार हासिल करना चाह रहे थे और इक़्तिदार की हवस में पागल हुए जा रहे थे कि उन्होंने अपने कोई असूल, कोई नज़रिया इस सियासत के अंदर अभी रह नहीं गया, और सियासत का एक मस्त शुदा चेहरा इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के सामने है। तो बाकी जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है कि मसाइल हल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सियासी बेयकीनी ख़त्म होगी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में जब आप लोग इतना बड़ा अपना इज़हार राय कर चुके हो, तो उसके सामने जब आप बंद बांधेंगे तो वो बंद ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएंगे। मोमेंटरली हमें नजर आएगा कि सियासी बेयकीनी थोड़ी सी उसके बादल छटे हैं, लेकिन फिर वही बातें और वही एहतजाज, वही चीजें शुरू हो जाएंगी। जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो समझती हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, वो सड़कों पर होंगी और सियासी बेयकीनी फिर दोबारा लौट आएगी। बलूचिस्तान इस वक्त जिस दिन से इलेक्शंस हुए हैं, बलूचिस्तान बंद है, वहां पर जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपस में एका करके वो सारी तमाम सड़कों पर हैं। मेजर शाहराएं आपकी बंद है, जीडीए जलसे जुलूस कर रही है सिंध के अंदर, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ नाला है। तो शायद कुछ अरसे के लिए तो हमें लगे कि बेयकीनी खत्म हुई है, लेकिन वो मसनूई एक तासुर होगा, ज्यादा अरसे तक चल नहीं पाएगा। चैलेंजेस बदस्तूर रहेंगे, लेकिन असूली तौर पर जब सियासी मुखालिफ एक दूसरे के करीब आए तो मुस्बत बात है। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना, करीब आने एक अलग बात है, लेकिन मखलूत हुकूमत को चलाना अपने तमाम तर तदाद के बावजूद कितना मुश्किल चैलेंज होगा। एक तो आपने बताया कि जी कि लोग जो है एकदम इतना उसका लोगों में इत्मीनान की कमी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है कि जी जीडीए नाराज़ है, कॉम्प्रेस नाराज़ है, पीटीआई नाराज़ है, लेकिन खुद इन जमातों के दरमियान जो तदाद हैं, इनके लिए हुकूमत चलाना कितना सहल या मुश्किल होगा आपके अंदाजे में? देखिए, बाइंडिंग फोर्स जो है वो हम सबको पता है कि वो कौन है। आई नीड नॉट से कि वो कौन है। तो वो जिस तरीके से इकट्ठा किया गया है उसी तरीके से चलाने की कोशिश भी की जाएगी। जो नंबर गेम, अगर कोई आपने बिल पास करना है, बजट पास करना है, तो वो हेडेक प्राइम मिनिस्टर का या मखलूत हुकूमत के सरबराह का कम होगा, वो हेडेक और लोगों का होगा और वो नंबर्स पूरे करके देंगे। लेकिन ये एक मसनूई सी चीज है, इसको ज्यादा अरसा इस तरीके से चलाया नहीं जा सकेगा। पहले ही दिन जो अक़लियती हुकूमत हो, मैंडेट की कमी उसके पास हो, क्रेडिबिलिटी की कमी हो, तो फिर चीजें चलाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। जी, ये फरमाइएगा, ये अगर अपनी पहले ख्याल अपना मुकम्मल कर लें, फिर मैं आता हूँ सवाल की तरफ। माफ कीजिएगा, मैं उसमें मैंने आप छलांग लगा दिया जुमले में। जी, गैर मकबूल फैसले जब कर रहे होंगे तो उन गैर मकबूल फैसलों में फिर नफरत ज्यादा बढ़ेगी। लोग इस वक्त महंगाई के हाथों बड़ी बुरी तरह तंग हैं, जो गैस के बिल इस वक्त लोगों को आए, और फिर IMF के साथ जब नई डील साइन की जाएगी तो बैक ब्रेकिंग कंडीशंस होंगी, ये तमाम गैस और बिजली की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, और इस सारे माहौल में जब क्रेडिबिलिटी की भी कमी हो तो फिर उस हुकूमत का चलना बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि मुश्किल होगा। अच्छा, एक बात हम देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब पूरी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो उनका बड़ा इस बात पे जोर था कि वो जो एक ट्रेडिशनल रिवायती राइवलरी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उसको बहाल कर रहे हैं। अब एकदम वो दोबारा साथ बैठ गए, उनका वज़ीर आज़म चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सदर के लिए वो लॉबी कर रहे थे, तो कितना उनके अपने बयानी को कुछ नुकसान पहुँचा कि लोग भूल भाल जाएंगे, बिजनेस एज यूजुअल हो रहा होगा? जी देखिए, लोग कतन नहीं भूलेंगे, बिजनेस एज यूजुअल अब चल नहीं सकता। अवेयरनेस का जो आलम है सोशल मीडिया और उसकी वजह से इतना ज्यादा हो गया है,
64% इस मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब उस तरह चीजें चलाई जा नहीं सकती जिस तरह माजी में चलाई जाती थी। ये इन जमातों की भूल होगी और शायद मेरा ख्याल है यही वजह है कि ये जमातें इस वक्त डिसकनेक्टेड हैं लोगों के साथ, कि कोई फोर्सी ही नहीं कर सका कि इतना बड़ा लोगों के अंदर रिएक्शन आ जाएगा कि जिस जमात के पोलिंग एजेंट्स नहीं, पोलिंग कैंप्स नहीं, कॉर्नर मीटिंग्स जलसे नहीं कर पाए, सजाओं पे सजाएं उन्हें हो रही हैं और लोग उन्हें वोट दे देंगे और इतनी बड़े अक्सरियती जमात बन के वो सामने आ जाएंगे। तो ये अगर सूरत हाल सियासी जमातें रीड नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट उनका मौजूद है। और ये जो पावर पॉलिटिक्स है इसकी पजीराई अब आवाम के अंदर रह नहीं गई। आपको अपने कॉल ऑफ फेल के अंदर जो तजाद अगर होता है तो वो आज के दौर में तो फौरन सामने आ जाता है, फौरन लोग एक्सपोज कर लेते हैं। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन जमातों को, लोगों को। और ये PDM 2 की जो हुकूमत है इसमें लोगों को कोई इबाम नहीं कि ये तमाम जमातें इकट्ठी हैं और इन तमाम जमातों को अपने एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी और लोग अपने वोट के जरिए फिर दोबारा जब उन्हें मौका मिला क्या इस बात का इम्कान है कि चलें पहला कदम बकौल आपके गलत उठ गया, बुनियाद बकौल आपके की टेढ़ी पड़ गई, लेकिन यहाँ से कोई वो अच्छा अमल कर सकते हैं, कंसिलिएशन की तरफ जाते, रिकन्सिलिएशन की तरफ, अपने मुखालफिन से PTI से बातचीत कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं कि नहीं जी अब हो गया, इलेक्शन हो गया, हमें 5 बरस चलाना है, आप अपने एम्बिट में रहते हुए काम करें, हम अपनी एम्बिट में रहते हुए काम करें, पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, एहतजाज नहीं होगा, धरना नहीं, कहीं पे तवाज़ुन लाया जा सकता है इन हालात में भी, और उसको लाने के लिए क्या करना होगा? जी, एक साहब ने क्या खूब कहा, उन्होंने कहा कि डर्टी कांट प्रोड्यूस क्लीन पार्लियामेंट्स। तो इसके नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आई है वो एक हॉस्टेज पार्लियामेंट है। फैसलों की जो फैसले करना, फैसला साजी करना वो इनके इख्तियार में नहीं है। बहुत सी चीजें हैं कि जो इन जमातों ने ज़हनी और कल्बी तौर पे तस्लीम कर ली हैं कि इन लाइन से आगे हमने नहीं जाना। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर बिल्कुल जमहूरी निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखती, जिस तरह SAFC है या और चीजें हैं, लेकिन वो ये चलाई जाएंगी और फिर ना सिर्फ वो डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती रहेगी बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से भी बहुत कम इख्तियार होगा सियासी हुकूमत का। जिनका इख्तियार है वो उस इख्तियार को बगैर पूछे एक्सरसाइज करते जाएंगे और कीमत उसकी जो है वो ये सियासी हुकूमतें अदा करेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी तशवीशनाक लगी वो ये कि नून लीग, ठीक है, उसका पता है कि जी बिजनेस फ्रेंडली जमात अपने आप को दावा करती है और अब सबको ये भी पता है कि जी IMF प्रोग्राम की तरफ भी जाना है और IMF प्रोग्राम में जब जाएंगे तो मज़ीद सख्त फैसले होंगे, मज़ीद सब्सिडीज़ का खात्मा करना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन चीज़ों पर ज़रा सा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, हत्ता कि निजकारी के बारे में भी। कल भी उनके एक सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और वो इस चीज़ों पर बड़ा क्रिटिकल थे IMF के ऊपर। आपके ख्याल में ये कोई तजाद की वजह बनेगी पीपल्स पार्टी या नून लीग में, जैसा आप फरमा रहे हैं कि चलता रहेगा, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो ज़रूरत है हालात की उसके तहत जनाब चलेंगे, साथ चलता जाएगा जी। और मेरे ख्याल से अब कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस भी क्रिएट हो रहा है। अब वो पुरानी क्लासिक लेफ्ट ऑफ द सेंटर और राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल डिवाइड भी नहीं रही। एक इक़्तिदार हासिल करने की जंग है जिसमें जिसने इक़्तिदार हासिल कर लिया, पावर पॉलिटिक्स है, फूल और नजरिया तो रहा नहीं। तो अब निजकारी जिस तरह है, निजकारी के ऊपर तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये सोच पाई जाती है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हजारों अरब का नुकसान कर रहे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा इस तरह वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जाहिर बात है हमारी जब IMF की जानिब से कहा जाएगा तो हमारी अपनी सूरत हाल तो ऐसी है नहीं कि हम ना करने की पोजीशन में हो, हमें वो बातें अब माननी पड़ेंगी, अपनी याशियों को तर्क करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई जमात IMF की जो टफ कंडीशंस हैं उनको ना करने की पोजीशन में होगी। हमें वो बातें माननी पड़ेंगी, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, पैसों का ज़िया कम करना पड़ेगा और वो क्लासिक डिवाइड लेफ्ट ऑफ द सेंटर राइट ऑफ द सेंटर वो अब रह नहीं गई, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो खैर हम हर चीज़ को देख पार्टी के और नून लीग के जाविये से, लेकिन इस मखलूत हुकूमत में छोटी जमातें भी हैं।
MQM 17 सीटों के साथ है, फिर IPP है यहाँ पर, इसमें और जो है मतलब और छोटी जमातें जिसकी किसी की 2 सीट्स है, किसी की 1 PMLQ है, उनका क्या किरदार देख रहे हैं? वो इस हुकूमत की ताकत साबित होंगे या कमजोरी बनेंगे? वही बात है आमिर भाई के अब हम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि MQM को कैसे सीटें मिली कराची से। अब जिनको वो अपनी एक ओ करते हैं, उनकी तरफ से जब अहकामात आया करेंगे तो वो कैसे कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं मानते। यही हाल IPP का भी है, यही हाल PMLQ का भी है। बस जो फैसलों में उनकी हाँ चाहिए होगी वो हाँ आ जाया करेगी। मैं उनको अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं समझता। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक कहते हैं ना कि जी PTI का एक बयानिया है जिसमें वो इंतखाबात को मुतनाज़ा कह रहे हैं, जब वो दावा करते थे कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर साथ खड़े हो जाएंगे, क्या इस सूरत हाल से उनके बयानिए को तक़वियत मिली है? आमिर भाई, PTI के लिए एक बहुत सोल सर्चिंग की जरूरत है। उन्हें अपने माजी के पे भी गौर करना पड़ेगा। अगर आज जो हमारे सामने सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सबसे बड़ी अक्सरियती जमात होने के बावजूद अपोजिशन में होंगे कौमी असम्बली में, तो अगर वो कौमी असम्बली से इस्तीफे ना देते, अगर हम 1.5-2 साल पीछे चले जाएं, तो उस वक्त भी तो यही सूरत हाल थी कि वो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन होते और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी। तो इतना अरसा जो बीच में 1.5-2 साल उन्होंने जो फैसले किए, क्या वो ये सारी चीजें वर्थ इट थी? उनका मेरे ख्याल से कौमी असम्बली से इस्तीफा देना गलत था, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना गलत था, पंजाब असम्बली तोड़ना गलत था। तो उन्हें भी अपने फैसलों को देखना पड़ेगा कि मुल्क को चलाने के लिए और पार्लिमानी जो प्रेजेंस है वो कितनी अहम है और उसको किस तरीके से इफेक्टिवली एम्प्लॉय करना है, ना एक बेहतर रोल प्ले करके एज ऑपोजिशन। तो वो मेरे ख्याल से स्पेस उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं अगर वो वाकई कौमी असम्बली में मौजूद हैं तो एक अच्छी ऑपोजिशन अगर करेंगे तो अवाम के अंदर मजीद पजीराई मिलेगी, क्योंकि हुकूमत जो बन रही है वो तो अकलियती हुकूमत है। ये बड़ा आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि PTI को महाजराई की सियासत से कुछ नहीं मिला, बल्कि उसकी सियासत पीछे गई है। हो सकता है कि उसके इंतखाबात ज़रा बेहतर सूरत हाल में मिलते अगर वो उस तरह की महाजराई ना कर रही होती, लेकिन अब आपको तवक्को है कुछ सीखा उन्होंने अपनी साबका गलतियों से? जैसा आप फरमा रहे हैं कि सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, आपको इंडिकेशन नज़र आ रही है कि अब वो एक मुस्बत हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे पार्लियामेंट में बैठकर, या फिर वही जो की रिवायत उससे चिपके रहेंगे? जी, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। अभी तो इलेक्शंस हुए हैं, जब असेंबली का वजूद आ जाएगा, ओथ टेकिंग हो जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुरू होगी, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कैसा किरदार अदा करते हैं। खुदा ना करे कि वो दोबारा असेंबलियां तोड़ने और इस्तीफे देने वाली उस सूरत हाल पे आ जाए। बज़ाहिर उनके साथ ग्रीवेंसेस जो हैं उनकी, मुझे तो उनमें वजन नजर आता है कि जो कुछ सीट्स में उनकी ट्रिमिंग की गई है, उनको मैंडेट से जितनी सीटें होनी चाहिए थी वो थोड़ी कम की गई हैं उनकी। तो इस ग्रीवियंस को वो किस हद तक आगे लेके जाते हैं, अगर दोबारा उस तरह का मार्चेस का सिलसिला शुरू होता है तो फिर जो सियासी बेयकीनी है वो तो बढ़ेगी, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, आखिरी 1-1.5 मिनट है और मुझे इस पर ज़्यादा तफसील से बात करनी चाहिए थी, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे, कि एक समझते हैं आप तीसरी जमात की ज़रूरत है? आप लोगों का एक इनिशिएटिव था, आपका खाकान अब्बासी साहब का, मिफ्ता साहब और दीगर लोगों का, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, वो कुछ आपको कहते हैं बढ़ता हुआ फलता फूलता नज़र आ रहा है? अभी है वो उसका कोई है इरादा आप लोगों का? जी आमिर भाई, 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज हैव इमर्ज्ड, और ये जो पॉलिटिकल रियलिटी इमर्ज हुई है इसमें हमें माशरा ज्यादा पोलराइज नजर आता है। इसमें सियासी तकसीम बढ़ती हुई नजर आती है, और उसमें जब सियासी तकसीम जब बढ़ेगी तो रिफॉर्म्स की जो गुफ्तगू है, मुल्क को डगर पर डालना, वो किस हद तक अहम रह जाएगा, ये एक सवाल है कि जिसको हमें बड़ा सीरियसली एवेल्युएट करना पड़ेगा। गुंजाइश तो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लोगों के इश्यूज के ऊपर बात करे, लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात करे, रिफॉर्म्स की बात करे, इस मुल्क को ठीक करने की बात करे, तो वो गुंजाइश मौजूद तो है, लेकिन उसको पजीराई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक सवाल ऐसा है कि जिसका अभी मजीद
8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद और जो सियासी तकसीम हमारे सामने है उसमें रीएवैल्यूएट करने की मजीद गौर व फिक्र करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब, कीमती वक्त दिया। यकीनन इस मुल्क को एक नई सियासी जमात की ज़रूरत हमेशा रहेगी, ऐसी जमात जो मौरूसी सियासत पे यकीन ना रखती हो, पर्सनैलिटी कल्ट पे ना चलती हो, बल्कि इशूज़ की सियासत करती हो। यहाँ पे लेते एक वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो एक और अहम मौजू पर हम देख रहे हैं कि वो जो एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी इंतखाबात मुतनाज़ा हुए, उसके बाद जैसे कि भी खोखर साहब भी कह रहे थे कि एहतजाज हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, तक कि GDA जो है मैदान अमल में है। तो ये चीज़ें, ये सूरत किस कहते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर हम बात करेंगे। GDA के एक मेहमान हमारे साथ होंगे, तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। कुछ बात करते हैं जो एक मुबैना धांधली हुई इंतखाबात में उस पर होने वाले एहतजाज पर। मुझे अगर जहाँ तक याद पड़ता है कि GDA कभी इस तरह से तसलसल के साथ उसने एहतजाजी सियासत नहीं की, इस बार कर रही है। क्या वजह हुई, इतना क्या दुख पहुंचा GDA को? हालांकि हमेशा लोग कहते हैं जी उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है सिंध में, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से अगर मुकाबला किया जाए, एक आम तासुर है ये। तो पूछेंगे आज GDA के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरम सरदार अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अच्छा, हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं शहाब उस्तो साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वकील हैं। उस्तो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब आपसे अगर आगाज़ करें, GDA क्यों नाराज़ है? और GDA की जो मुझे सियासत याद है, खुसूसन मुस्लिम लीग फंक्शनल के, जिसके आप मतलब सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो तो कहाँ एहतजाज करती है, कहाँ जलसा जुलूस करती है। आपने तो कोई इंतखाबी जलसा भी नहीं किया, तो क्यों निकला है मैदान में? बहुत अच्छी आपने बात की। मतलब इस पर ज़रूर गौर होना चाहिए और आवाम को इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि GDA इस तरह सरापा एहतजाज क्यों है। एक्चुअली GDA जो है सिंध के अवाम की खातिर एहतजाज पर है, क्योंकि ऐसी हुकूमत 15 साल से सिंध में बरजुमान थी जिन्होंने सिंध के तमाम वसाइल जो है हड़प करना शुरू कर दिए और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया। यहाँ पर हद ये हो गई कि लाड़काना जैसे शहर जो है, जिनको अपना आबाई शहर कहते हैं, भुट्टो साहब का शहर है, सियासत सारी इनकी शुरू वहाँ से हुई, लेकिन वहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। इस हद तक पहुँच गए लोगों के को महरूम जो किया गया है। ये आपका जो इतराज़ है, और बहुत सारे लोग कहते हैं, शहरी सिंध में भी कहते हैं, देही सिंध में भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है कि जी अगर इतनी ही बुरी हमारी परफॉर्मेंस होती तो लोग हमें बार बार क्यों वोट देते? अगर लोगों और एतमाद मतलब है जो हर बार जीत लेते हैं इलेक्शन, और वो कहते हैं हमारा कोई मुतबादिल नहीं है। जी साहब, अगर लोग उनको वोट देते तो हम भी एहतजाज ना करते, हम भी रिकन्सिडर करते कि क्या चीज़ गलत है। रोना इसी बात का है कि लोग उनसे बेजार हैं। आपने देखा होगा इसी इलेक्शन कैंपेन में जब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स और जो नुमाइंदे गए थे, उम्मीदवार गए थे, लोग इनको नंगी नंगी गालियां दे रहे थे, लोग इनको जो है ना जूते दिखा रहे थे। तो लोग इनसे नाराज़ हैं, लेकिन ये इनके पास जादू की छड़ी है कि ऐन वक्त में ये इलेक्शंस ख़रीद लेते हैं। और हमारा यही ख्याल है कि ये इलेक्शंस इन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत लगाकर ख़रीदा है। इसके ख़िलाफ़ जो है सिंध के अवाम को वो तमाम फैसिलिटीज़ दिलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए GDA एहतजाज कर रही है। अच्छा, एक देही सिंध की अपनी सियासत का मिजाज है, और एक आध इलेक्शन ऐसे यकीनन हुए कि लोगों ने खंबे को कहा तो खंबे को वोट दे दिया, लेकिन इलेक्टेबल्स की सियासत है। और अब देखने में यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेब में ज़्यादातर बड़े जागीरदार, ज़्यादातर जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, जब वो हैं तो जाहिर है कि फिर वो जीतेंगे भी। नहीं, देखें दो चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि देखें यहाँ पर लहर होती है, एक हवा चलती है। जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई उस वक्त भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हमारे थे जो कि जीते। एक हवा चल रही थी पीपल्स पार्टी के हक़ में सिंपैथी वोट का, लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन जीते। ठीक है, उसके बाद ऐसा कौन सा कारनामा पीपल्स पार्टी ने किया है कि वो उनकी सीटें बढ़ती चली गई? जो बेनज़ीर साहिबा ने इलेक्शन लड़ा था वापस आने के बाद भी एग्जाइल में, ज़िया के ज़माने में 88 का, उस वक्त भी जितनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, आज 2024 के इलेक्शन में उससे ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो ऐसा मुझे कोई कारनामा बताइए। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम सवाल उठाया, मुझे नहीं पता। उस्तो साहब हमारे साथ हैं लाइन पर?
अच्छा अभी नहीं है। अच्छा ये आपने जो मेरे ख्याल में शाह बुस्तो साहब हों तो एक मेरे ख्याल में एक इंडिपेंडेंट व्यू भी आना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और ताकि ज़रा सी तनकीदी बात भी हो। लेकिन ये एक आपका इतराज़ है, लेकिन इसको इस तरह भी दिया जाता है कि नाउ इट्स एन एंट्रेंच पार्टी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब है सिंध में काम किया। आप तो मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी के ज़माने से जी जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होती थी उसमें अब वो तनाजुर ही नहीं रहा, अब तो सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। ठीक, ये पीपल्स पार्टी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली आइडियोलॉजिकल पार्टी रही नहीं है, ये जरदारी साहब की पार्टी हो गई है और उनके जो कोहोर्ट्स हैं। ठीक, तो ये ऐसा कोई इनके पास अपीलिंग मैनिफेस्टो नहीं है, अपीलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इनके वोट्स बढ़ जाएं और इनकी सीटें बढ़ जाएं। अच्छा ये बताइए कि भाई जीडीए पे जब हम क्लास कैरेक्टर की बात करते हैं, पार्टी का जो क्लास कैरेक्टर होता है, जो आपकी साथ जमातें हैं, कुछ कौम परस्तों को छोड़ दें कि उसमें नुमाइंदगी हो रही है मिडिल क्लास की भी, ठीक है ना, उसमें आपके यास पलीजो साहब जैसे लोग हैं उसके अंदर, लेकिन फंक्शनल मुस्लिम लीग का वो जो क्लास कैरेक्टर पार्टी का वही है जो पीपल्स पार्टी का बड़े जागीरदार हैं। तो ऐसी क्या नई बात आप लेकर आ रहे हैं कि लोग पीपल्स पार्टी को छोड़कर वो जीडीए को वोट दें, या वो कौम परस्तों को वोट दें, या वो और जो सो कॉल्ड तरक्की पसंद हैं उनको वोट दें? नहीं तो ये जो सारी स्ट्रगल है यही नई बात है। आपने खुद ही प्रोग्राम के शुरू में यही फरमाया था कि ये पहले तो नहीं देखा गया। तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मिडिल क्लास के साथ। अच्छा, जो पीर साहब ने अपने जामशोरों में तकरीर में कहा कि अलमिया ये है कि अब मिडिल क्लास को भी वाइप आउट किया जा रहा है, और माशरा उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास चलाता है, ना अमीर चलाता है ना गरीब चलाता है, और मिडिल क्लास को जिस तरीके से वाइप आउट किया जा रहा है, बिल्कुल तबाह किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, इससे मुल्क को ख़तरा है। और इसीलिए एंटी स्टेट इलेक्शंस पीर साहब ने इसको कहा है 2024 के इलेक्शंस को। तो ये सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि आप पुराने एंगल से जाविये से चीज़ों को ना नहीं देख सकते। हमें अब नई हकीकतों को समझना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशनरी पार्टी बनती चली जा रही है। समझने के लिए वो उस्तो साहब ने खुदा करके हमें ज्वाइन कर लिया। उस्तो साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मेरा सवाल, हमारे साथ सरदार रहीम साहब भी मौजूद हैं, जीडीए के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। सवाल बहस इस बात पर हो रही है कि भाई पहली मरतबा हमने देखा कि जीडीए जो है वो मैदान अमल में है, वो ड्राइंग रूम की सियासत छोड़कर एहतजाज कर रही है, और बड़ी अलामती बात है। ऐसी क्या वजह हुई सूरत हाल? आप क्या समझते हैं कि सिंध में कि इतने बड़े पैमाने पर लोग निकले? इनका काफ़ी इंप्रेसिव जलसा था अब तक जो हुआ, अभी भी एहतजाज जारी है, बाज़ जगहों पर हुआ उसके बाद भी। क्या आपका तज़किया है? जी लेकिन सर बात यह है कि वैसे अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का ही ये हाल है कि पूरे पाकिस्तान में जो है एक एंगर है और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है। लेकिन सिंध में जिस तरीके से पिछले 15 साल से जरदारी साहब ने जिस मॉडल पे ये अपनी गवर्नमेंट चलाई है, उसका नेट रिजल्ट जो है वो यही है कि आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कुछ गरीब औरतों को इन्होंने एक तरह से सस्टेनेंस के लिए कुछ न कुछ वो देते रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल जो पॉलिसीज होती हैं जिससे आपका सिस्टम जो है, आपके लोगों में मोबिलिटी पैदा होती है, और खासतौर पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल जो है आपकी पॉलिसीज होती हैं, सर्विसेज सेक्टर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। सिंध में बेतहाशा पोटेंशियल है, हजारों लाखों की तादाद में बेचारे नौजवान। अच्छा, मुझे अगर आप खता कलामी करने दें शाहब साहब, ये जो इतराज़ है जो आप फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत नहीं की, अभी मैंने यही बात सरदार रहीम साहब से भी कही कि जो उसके पीपल्स पार्टी के मुखालफिन हैं वो यही कहते हैं, शहर में जो दानिश्वर हैं, सियासी कारकुन यही इल्ज़ाम लगाते हैं। यही सूरत हाल देही सिंध से भी ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं यही बात कहते हैं। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहती है जी हम इतने ढेरों वोट लेते हैं और हमने गम्बिट में इतना बड़ा मेडिकल का एक सेंटर कायम कर दिया, हमने फ़लाँ काम तरक्की का किया, लोगों की दाद रसी की, फ़लाँ किया। तो उनके भी दावे तो बड़े बड़े हैं। NICVD वो कहते हैं पूरी मुल्क से, दुनिया से लोग इलाज मालजे के लिए, जिगर की पेवनकारी के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये तमाम दावे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उसमें जी देखिए आमिर साहब, बात यह है कि अब आपके ऊपर है कि आप माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं या मैक्रो एनालिसिस।
अगर आप मैक्रो एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको ये NICVD और जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं एक्चुअली, या अदीब साहब की जो SIUT है या गंबट में जो उन्होंने काम किया है, बात यह है कि इससे तो ये इतना ह्यूज क्राइसिस है, यानी आपके 20,000 स्कूल बंद पड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जाते। और मैंने जैसे गुजारिश की कि आपका पूरा जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 15 साल में जो बार बार बड़े बड़े फ्लड्स आए हैं उससे तबाह हो गया है। सिंधी पॉलिटिकल इकोनॉमी सिंध की जो है वो बिल्कुल जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। लोग लाखों की तादाद में कराची, हैदराबाद और बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। एक मुश्किल सूरत है। मैं बिल्कुल पॉइंट नोटेड। आखिरी आप वाला जवाब वो देना जरूर चाहूंगा। देखें बात ये है जी, ये तो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है, जो डेली लाइफ है वहाँ की, जो लोग सुबह शाम जिसको फेस कर रहे हैं। अब आप आ जाए पॉलिटिक्स पे। देखिए सिंध में इन्होंने क्या किया है कि एक पॉलिटिकल ऐसा सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर डेवलप किया है जिससे स्टेट की जो अथॉरिटी है, जिसमें मैं जब अथॉरिटी की बात कर रहा हूं तो उसमें बजट भी है, पब्लिक ऑफिसेज भी हैं, पब्लिक लैंड्स भी हैं, पब्लिक रिसोर्सेज भी हैं, वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो प्राइवेटाइज हो चुके हैं। अच्छा। वहां पे तकरीबन को 200-300 फैमिलीज हैं, 200-300 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में 70-80 फैमिलीज हैं या 100 फैमिलीज होंगी सिंध में, जिनको सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स आप कहते हैं। उनको इन्होंने स्टेट की लिटरली डिफेक्टो अथॉरिटी दे दी है। वो इंटरेस्टिंग करते हैं कि तो अब आपने ऐसा सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर डेवलप कर दिया जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। अच्छा, मैं यहाँ जरा खता कलामी करूंगा। ये आपने बड़े अहम नुकात उठाए। मुझे सरदार साहब से पूछने थे। सरदार साहब, अब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? बड़ा जलसा कर लिया आपने, एहतजाज कर लिया, किस तरह सस्टेन करेंगे इस चीज़? अभी हमने यही डिसाइड किया है कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकालेंगे हलफ लेने के लिए असेंबली में, उस दिन हम पूरा सिंध जो है एहतजाज करेगा कराची आकर। लेकिन हमने अब ये सुना है, इस बात का खदशा है कि ये नोटिफिकेशन जल्दी निकाल दें और ये वक्त से पहले असेंबली का सेशन बुलाएं। अगर ऐसी सूरत हुई कि हमारे लोग नहीं पहुंच सकते तो पूरे सिंध की गली कूचों में, हर शहर, गांव, गोठ में हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, एक सवाल है जो आपके नकादों कहते हैं, ठीक है एहतजाज की सियासत गालिबन पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज जो हमारे माशी हालात हैं सियासी महादाराई का, आप लोग ये क्यों नहीं करें कि ट्रिब्यूनल में जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, आप लोग जो है अदालत के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं? ये रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? हमें इसी तरह से कहा जाता है, लेकिन इस मुल्क में कानून अगर हो तो हम वो भी करें, क्योंकि इस मुल्क में कानून सर्व कर रहा है पावरफुल को, पैसे वाले को, जो कि हॉबनॉबिंग करके वो पावर में आते हैं, और जो कि पीपल्स पार्टी जिसका नाम है या जरदारी लीग जहाँ नाम है, वो लोग आते हैं और उन्होंने सारी चीज़ें अपनी ये पहले से अरेंज की हुई हैं, मैनेज की हुई हैं। तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं और वो हम बरमला किसी की नसीहत पे, किसी की अपील पे उससे बदलेंगे नहीं। उस्ताद साहब, आज ही हमारी मीटिंग हुई है, PTI और जमात इस्लामी भी हमारे साथ शरीक होगी इंशाल्लाह एहतजाज में। अच्छा उस्ताद साहब, अब ये मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी एक तरफ है, दूसरी उसके मद्दे मुकाबिल GDA खड़ी हुई है, तो GDA से क्या उम्मीद है आपको? मतलब है कि अगर उसका, मैं भी बात कर रहा था कि भाई वही क्लास कैरेक्टर है मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी, ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज उसमें भी हैं, जाने माने चेहरे हैं जी। देखिए सर, GDA का जो प्रॉब्लम है वो पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मसला ये है कि GDA जो रिलाय करती है वो पीर साहब पे करती है, पीर साहब बगारा, उनकी जो फॉलोइंग है बल्कि उस पर रिलाय करती है। ग्रास रूट्स लेवल पे ये न कभी गए हैं न कभी इन्होंने जाने की कोशिश की है। ये इलेक्शन में, अब चूंकि ये हमारे काफी वहां पे भी फ्यूडल्स भी बैठे हुए हैं, उनको चूंकि अब बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, कुछ तो इलेक्टेबल्स थे जिनको हमेशा सीट मिलती थी, उन इलेक्टेबल्स को सीट नहीं मिली है और वो पीर साहब ने कहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट की है, जरदारी साहब को। तो एक एंगर है, रिएक्शन है, जो यकीनन अब वो सब मिलकर निकाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है सिंध में, ऑल्टरनेटिव पैदा करने का, ऑल्टरनेट लीडरशिप पैदा करने का, वो मैं नहीं समझता कि GDA के पास
ना तो वो विल है ना वो कैपेसिटी है। जीडीए ने एक जी ये आपने आम बात की, मैं चाहूंगा सरदार साहब से इस पे इसका मौकफ लूं। आप मेरी बात तो सुन लेना। जी 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 फरमाइए फरमाइए जी उस्ताद साहब। अब मसला ये है कि जब तक जीडीए एक प्रॉपर ग्रास रूट्स लेवल तक अगर वो नहीं जाएंगे, और इनके पास इकोनॉमिक और सोशल एजेंडा क्या है, सिर्फ एंटी जरदारी नैरेटिव काफी नहीं है। इनके पास सबसे पहले तो एक तो लोगों को यकीन होना चाहिए कि ये वाकई एक लॉन्ग टर्म, सदरुद्दीन शाह साहब ने तो कहा है कि जी हम अब एजुकेशन करेंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे, लेकिन क्या ये वाकई लॉन्ग टर्म कोई कनेक्टिविटी आम आदमी के साथ, उनके अपने मसाइल लोकल लेवल पे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से, जनरल सिंध के जो मसाइल हैं उस हवाले से, क्योंकि देखें पिछले 15 साल में माफ कीजिएगा, मैंने कभी पीर साहब को कोई पॉलिटिकल इशू हो किसी मामले, अच्छा बस नोटेड, मुझे क्योंकि वक्त कम है, मैं कहूंगा सरदार साहब 2-3 बड़े अहम इन्होंने कहा उठाए, ग्रास रूट पे नहीं जाते, कोई सोशो इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है, और पीर साहब निकलते ही नहीं है अवाम में। मैं अर्ज करूं, पहली बात तो ये एक इनकी पर्सनल ओपिनियन है जो कि जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, गुफ्तगू की बात जी, पर्सनल ओपिनियन। जी जीडीए का जो मैनिफेस्टो बहुत कलील वक्त दिया था इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग के लिए, उसमें जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा एलैबरेट है, उसमें सारे इश्यूज जो हैं सोशो इकोनॉमिक कवर होते हैं और बड़ा रेवोल्यूशनरी भी है। एक कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा, उस तो भिजवा दूंगा जी। दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ तो जो सिविल नॉर्म्स की बात ही नहीं हो रही है। आपका डेमोक्रेसी अगर है इस मुल्क में तो इलेक्शंस जो है मुनसिफाना होने चाहिए, गैर जानिबदाराना होने चाहिए। अगर इलेक्शंस ही नहीं सही होते तो फिर किसने राइट दिया है कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी बेईमानी की बुनियाद पर, इनको किसने राइट दिया है कि ये जो है गवर्नमेंट की तश्कील करें? तो उसके ख़िलाफ़ उठना हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने लोगों के लिए उठ रहे हैं। और प्रोग्राम हमारा जैसे हमने पहले जब शुरू में किया, एक मेहनत क्राउड था, आपने डिसिप्लिन देखा कि एम्बुलेंसेस को कहा गया था कि जगह दें, रास्ता दिया गया बिल्कुल लाखों लोगों में। फिर हमने मोरो में किया, बहुत कामयाब। फिर हम 26 तारीख को बदीन में कर रहे हैं, ठीक है, और 23 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें हम मुश्तरका लाहेमल बनाएंगे। ये आपने बताया कि मैं फिर जाता हूँ उनके उस्ताद साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले कि जमात इस्लामी आपके साथ शरीक हुई, एक ज़माने में एमक्यूएम से बड़ी आप लोगों की कुर्बत हुआ करती थी, तो वो एमक्यूएम शायद अब तब्दील हो गई है। आप बदल गए, वो बदल गए। हाँ, हम तो नहीं बदले, मतलब वही बदले होंगे। है कि ना मैं बदला, ना तुम बदले, ना दिल की आरज़ू बदली, तो कौन बदला, ये एक सवाल है। उस्ताद साहब क्या कहेंगे ये जो नई सबबंदी हो रही है हमारी सियासत में? जी देखिए सर, बात ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है वो तो एक प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक हो रहा है। ये कोई नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये कोई इलेक्टोरल जिस तरह होता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बाद जो इलेक्शन रिजल्ट होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आप गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन कौन सी पार्टी। ये तो पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है। एमक्यूएम की कराची में यानी एक जनरल कंसेंसस है कि इनके पास तो सीट थी नहीं, इनको सीट दी गई है, और फिर एमक्यूएम की मजबूरी है कि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो जितवाए गए तो उनको फिर जाहिर है जहां भेजना चाहेंगे वो जहां जा रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं, हालांकि जीडीए के साथ एमक्यूएम का। अच्छा मुझे ये बताइए मुझे उस्ताद साहब, फिर मैं जाऊंगा सरदार साहब की तरफ, कि नई हुकूमत जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है उसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों बड़े मतलब है उनके बड़े इत्तेहादी हैं नून लीग के, लेकिन इन दोनों जमातों के माबैन एक तजाद भी है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के। क्या देखते हैं आप आगे, ये साथ चल पाएंगे? जो इनके यही तो पैराडॉक्स है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ही चल पाएंगे आपस में। एमक्यूएम ये जो उनका लव एट रिलेशनशिप है ये हमेशा कायम रहा है, दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, दोनों जो है वो उनके पीछे जो बैठे हुए वो उन दोनों को चला रहे हैं। मसला ये है कि एमक्यूएम की इस वक्त जो हालत है वो तो आपको पता है कि उनका कोई इस वक्त न कोई पॉलिटिकल बेस है, न उनके पास कोई अपनी किसी लीडर की कोई अपनी कैरिज्मेटिक अपील है। तो ये तो पीपल्स पार्टी के साथ आराम से चलेंगे। ये आपका अंदाजा है? अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त खत्म होने जा रहा है, मैं एक बहुत अहम सवाल अगर आप इजाज़त दें सरदार साहब से कर लूँ, आपका पॉइंट टेकन। सरदार साहब ये बताइएगा, जो बड़ा एक सवाल है कि ठीक है आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी मरहले पे आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? किससे करेंगे वो मुज़ाकरात?
मखलूत हुकूमत से करेंगे, ECP के पास जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखें, मामले को रिजॉल्व करने के लिए पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा इत्तेहाद नहीं था ना MKM के साथ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, हमारा सीट एडजस्टमेंट का अरेंजमेंट था। और होना तो ये चाहिए था कि ये हुकूमत बना रहे हैं, हम इनके साथ होते, लेकिन नेट लॉस जो है वो सिंध के अवाम का हुआ है इस इलेक्शन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। ठीक, तो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे आप लोग? मुज़ाकरात के लिए देखें, जो जमहूरियत में मुज़ाकरात हमेशा ओपन होते हैं मुज़ाकरात, लेकिन कंडीशंस क्या होंगी? अगर सिंध के अवाम को उनके हुकूक मिल रहे होंगे तो हम यकीनन मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर हम मुज़ाकरात हमें लॉलीपॉप देने के लिए करवाया जाएगा तो यकीनन हम उसका हिस्सा नहीं बनता। जी बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, शाह बुस्तु साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान की सियासत बड़ी फंसी हुई है, कशमकश का शिकार है, तज़ादात का शिकार है, और इसको इत्तेदाल पे लाना ज़रूरी है। इत्तेदाल पे लाने के लिए एक ही रास्ता है, मुज़ाकरात, बातचीत। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।